आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बजट पर हमारी खास पेशकश जारी है। एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जो हमारे दर्शकों के लिए खास महत्व का होता है वो है इनकम टैक्स, आयकर। आयकर में इस बार सीधे तौर पर कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री साहब ने इससे पहले कि अपने मेहमानों के साथ आयकर में न हुए इस बदलाव पर चर्चा करें, इसके कारणों पर जाएं, इसके नफे नुकसान पर जाएं, हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। चिदम्बरम ने आज आम बजट तो पेश कर दिया, लेकिन अमीरों की जेब पर चिदम्बरम ने कैची चलाने में जरा भी देर नहीं की। जी हाँ, आज के बजट के अनुसार अमीरों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। आपको बता दें कि आम बजट में 1 करोड़ से ज्यादा की आय वालों पर 10% सरचार्ज लगा दिया गया है। हालांकि ये सिर्फ 1 साल के लिए ही होगा। वहीं वेतनभोगी कर्मचारियों को आम बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह गयी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स में 2 की छूट देने की घोषणा कर दी गई है। वहीं आम आदमी का घर खरीदने का सपना अब आसानी से पूरा होगा। साल 2013 और 14 के आम बजट में 25 लाख तक के होम लोन पर 1 लाख की छूट दी गई है। ये है टैक्स की कहानी। कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है ये हम समझेंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी बीजेपी के सांसद हैं, मेरठ से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, और इसके अलावा कांग्रेस नेता सत्याबेन है हमारे साथ, डॉक्टर प्रत्युष नंदन अध्यक्ष जेडीयू युवा मोर्चा के, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेंद्र दत्ता फिल्म समीक्षक का। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। सत्याबेन, मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग, मिडिल क्लास के लोग बहुत अपेक्षाओं से बजट पर एक ही वजह से निगाह रखते हैं, वो ये कि शायद उन्हें कुछ टैक्स में छूट मिल जाए, और खासकर ये जो 2 से 5 लाख वाली कैटेगरी है, इसी में सबसे ज्यादा परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। क्यों इस बार ऐसा हुआ? देखिए, ऐसा है, बजट में पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं या सारी संतुलन बना के चलना पड़ता है। लोग को, आम जनता को ये चीजें जो भी है, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़े, ये सरकार का ध्यान सबसे ज्यादा होता है। उत्पादन बढ़े, महंगाई कम हो, और इससे लोगों को आम राहत मिल सके। ये चीजें होती है जो टैक्स में प्रावधान किया गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हम सुन रहे थे, हमारे साथ के लोग, दूसरे हमारे विपक्षी लोग जो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी ने ये किया, मनमोहन सिंह जी ने ये किया, कांग्रेस सरकार ने ये किया, फलाना किया। मैं उनको याद दिला देना चाहती हूँ कि आज अगर किसानों का रोना रो रहे हैं, पहले भी ये बात थी कि मैंने आपको बताया कि पंचवर्षीय योजना में जितना धन एलोकेशन होता है या जितनी योजनाएं होती है, ज्यादातर किसानों पर आधारित ही होती है। दूसरी बात, मैं पिछले कुछ समय का स्मरण कराना चाहती हूँ, जब राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ये कंप्यूटर क्षेत्र में, मोबाइल क्षेत्र में जब उन्होंने, उनकी कल्पना थी और उसको उन्होंने साकार किया। आज लोग कहते थे कि अरे बेरोजगार हो जाएंगे। अगर हम उस वक्त उस बात को रोकते तो आज हमारा देश, आप किसानों की बात करते हैं, बैलगाड़ी के युग में होता। आज किसानों का बेटा बकायदा छूट मिल जाती, सत्याबेन, थोड़ी छूट मिल जाती अगर इनकम टैक्स में तो। हाँ, नहीं, वो ठीक बात है। देखिए, छूट मिलने की बात यह है कि और भी साधन है जिससे थोड़ा सा राहत मिले लोगों को, आमदनी बढ़े, और जो बेरोजगार लोग हैं, अब आम जनता है, किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, उनको चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, उनको जो सुविधाएं मिले, शिक्षा के भी क्षेत्र में सुविधाएं मिले। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों को लिए एक अच्छा उत्पादन मिले और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, वो भी ठीक बात है। और चीजें, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर चीजें कुछ महंगी होंगी, उसका कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। राजेंद्र अग्रवाल जी, और मैं समझती हूँ कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये मनमोहन सिंह का ही कमाल था। जो मनमोहन सिंह जी पहली दफा एक राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के वित्त मंत्री बनकर आए थे। आज हमारे देश को गर्व है इस बात का कि दुनिया के इस ऐसे भूमंडलीकरण दौर में, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी स्टेबल है, और आगे भी मैं समझती हूँ कि इसके दूरगामी जो नतीजे, बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और इस बजट से किसी को भी कोई आलोचना का मौका नहीं मिल रहा, केवल विपक्ष के लोगों को। ब्रजेंद्र दत्ता जी के पास हम जाएंगे, लेकिन आपके पास आता हूं मैं। इससे पहले राजेंद्र अग्रवाल जी का टैक्स स्लैब में कोई चेंज न करने का जो ये प्रस्ताव रखा है सर अग्रवाल साहब, इससे कोई, आपको लगता है कोई बड़ा लाभ हो जाएगा सरकार को अगर टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं? देखिए, मैं जो जिस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं, हो सकता है चिदम्बरम जी की इच्छा रही हो ये, जी उससे, क्योंकि बहुत बड़ा जो हमारा मध्यम वर्ग वो खुश होता है
परंतु उनके पास करने के लिए कुछ था भी नहीं जी। उनको टैक्स भी लेने हैं, उनको योजना में कुछ पैसा भी देना है, वो वैसे ही जहाँ जरूरत 100 की है वहाँ वो 10 केवल दे पा रहे हैं जी। तो उनके पास मतलब एक सीमा ही थी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ बहुत विशेष कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ जो अधिक संपन्न लोग हैं उनकी जेब में पैसा हाथ डाला है, वो ठीक भी किया, उससे किसी की असहमति नहीं हो सकती। पर मैं एक बात जरा सा, क्योंकि यहाँ पर बात आई इसलिए मैं जरा कहना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी बड़े योग्य अर्थशास्त्री हैं, उस पर कोई विवाद नहीं है, परंतु कई बार जो हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत बड़ा श्रेय देते हैं जी जी। मैं आपको पूरा आप याद कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, 1991 में जो इकोनॉमी खोली गई हमारी, जो ग्लोबलाइजेशन किया गया, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तो वो कोई बहुत अपने विवेक से नहीं किया गया था। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, इस पर खूब जो है शोध पत्र लिखे जा चुके हैं। वो हमने जो कर्जे की अर्थव्यवस्था को बना दिया था, डेट ट्रैप जो क्रिएट हो गया था, उसके कारण से पश्चिम के अर्थशास्त्रियों के, पश्चिम के देशों के दबाव में उस अर्थव्यवस्था को हमने खोला था। ये मैं बिल्कुल ये तथ्य बता रहा हूं मैं जी। और ये कोई अपनी अकल से हमने किया हुआ काम नहीं था जी। मुझे उस वक्त कार्टून याद है, 2-3 टाइम तो कार्टून छपा था अंकल से, मैंने अमेरिका के जो प्रतिनिधित्व करते हैं कार्टून्स के अंदर, वो पीछे हमारे वित्त मंत्री की बाह मरोड़ रहे हैं और वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये स्थिति थी। ये कांग्रेस के जो शासन चला, खासतौर से इंदिरा जी के समय, हिंदुस्तान को कर्जे के का जो फंदा था उसमें फंसा दिया गया था और उसमें से जो कर्ज देने वाले देश थे उन्होंने हमको हमारी इकोनॉमी ओपन करने के लिए मजबूर किया। वही चलता रहा और जब पहली बार एनडीए की सरकार जब आई तब उसने अपनी कमर सीधी करके इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की, जिसका धीरे धीरे परिणाम ये हुआ कि ग्रोथ अच्छी हुई, 8.5% हम लेकर के गए और उसके बाद फिर जब यूपी की सरकार आई है फिर वो अमेरिका की के पीछे चलने वाली सरकार आ गई है। और आज भी इस बजट के अंदर भी आप ये देखेंगे, आपके ध्यान में बात आई होगी कि हमारे संसाधनों की कीमत पर पश्चिम की अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश की जा रही है। एफडीआई का सारा जो खेल है इसी बात को लेकर के, वो चैरिटी के लिए यहां पर नहीं आएंगे, वो हमारे बाजारों का शोषण करके अपने घर भरेंगे और हमारे लोग बेरोजगार होंगे, हमारे और अधिक समस्याएं पैदा होंगी। ये इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस की कुल मिलाकर के नीति अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका का पिछड़गू रहने की है, वैसा वो कर रही है। मतलब घोर क्रॉनी कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं, क्रॉनी कैपिटलिज्म, घोर कैपिटलिज्म। ये कोई कैपिटलिज्म भी नहीं है, ये केवल नकल है। ये अमेरिका ने एक रास्ता चुना, उस रास्ते को चुन करके वो अपनी सर्वोच्च समृद्धि के ऊपर पहुंचा, लेकिन उस रास्ते के अंदर अन्य देशों के मार्केट्स का शोषण था। वो मार्केट्स अब उसको उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसकी जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, उसको दूसरे के मार्केट्स चाहिए। उस रास्ते पर चल करके कोई भी इकोनॉमी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती, इस बात को भी समझना चाहिए। इसलिए बड़ा लंबा विषय है हालांकि ये, परंतु कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था की दिशा उस पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, तभी हमको रास्ता मिलेगा। अमेरिका के पिछलग्गू बनने से हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बना सकते। सत्याबेन, और मैं डॉक्टर प्रत्युष नंदन आपके पास आऊं। एक फिल्म समीक्षक बहुत देर से हमारी बात सुन रहे हैं, ब्रजेंद्र दत्ता जी। दत्ता साहब, आपने फिल्मों पर जो सरकार का रवैया है, आपकी इंडस्ट्री को लेकर जो सरकार का रवैया है, आपने साफ साफ कह दिया कि आप खुश नहीं हैं। लेकिन साहब, दत्ता साहब, अभी राजेंद्र अग्रवाल जी ने कुछ बड़ी गंभीर बातें कही हैं सत्याबेन की बात के बाद से। इस सरकार को, जो कि 9 वर्षों से सत्ता में है, जिसके कार्यकाल को आप लोग भी बहुत करीब से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, और निश्चित रूप से चूंकि आप एक फिल्म समीक्षक हैं, आपकी समीक्षा जो है वो समाज के हर वर्ग को लेकर होती होगी। मुझे एक बात बताइए कि अर्थ से लगाए इस सरकार की दूसरी पॉलिसीज पर और इस सरकार की फंक्शनिंग पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार की फंक्शनिंग के लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाकी जो बजट है वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं। मेरे हिसाब से बजट कोई इतना बुरा नहीं है अगर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दें, और खास करके महिलाओं के लिए तो ये बजट बहुत ही अच्छा हुआ इस बार, क्योंकि उनकी मनपसंद की चीजें सब सस्ती हो गई हैं। उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी रहा ये इनकम टैक्स की स्लैब, मैं तो इस चीज का एक स्पष्ट बात ये कहना चाहता हूं, अगर आप कमाते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है तो टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपके ऊपर ही लगता है, सरकार वो खर्चा हमारे ऊपर ही करती है। इसके लिए मैं कोई ज्यादा इसकी तरफ नहीं सोचता कि आज इतना टैक्स देते हैं। नहीं, सुपर रिच को टैक्स लगा दिया है, सुपर रिच पर टैक्स लगा दिया है। इससे ये आशंका पैदा हो गई है कि वो निवेश, ये बहुत धनी लोग जो निवेश भारत में कर सकते थे, इस टैक्स के भय से अपना पैसा बाहर लगाएंगे। नहीं सर, कोई नहीं लगाएगा। जो फायदा इनको हिंदुस्तान में ही है ना, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला इनको, क्योंकि वहाँ की नीति अलग है, यहाँ की नीतियाँ कुछ
ढीली ढाली अलग है हमारी नीति जी है। जी। तो यहाँ कोई नहीं बाहर जाएगा, किसी का कोई कमी नहीं होगी। यहाँ तो अमीर अमीर बनता जा रहा है और जो मध्यम वर्ग है वो तो खत्म ही हो गया है। कहते हैं मध्यम वर्ग कहाँ है, हर एक के पास गाड़ियां हैं, या तो गरीब रह गए हैं या अमीर रह गए हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे एसी ना हो, 2-2 3-3 टीवी ना हो, तो मध्यम वर्ग कहाँ रह गया? ये तो सब कहने की बातें रह गई। ये फेलियर है सरकार का, ये सफलता है दत्ता साहब की? देखिए, अब फेलियर ही नहीं कहना चाहिए, सफलता भी होनी चाहिए। मध्यम वर्ग खत्म हो गया, ऊपर चला गया, और गरीब वर्ग नीचे आ गया, वो फेलियर हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो गरीब वर्ग फेलियर है, बाकी मध्यम वर्ग आज मध्यम वर्ग नहीं रहा, उसका स्टैंडर्ड हाई हो गया। वेलफेयर स्टेट होता है, मैं नरेंद्र आपके पास आ रहा हूँ। वेलफेयर स्टेट होता है दत्ता साहब, क्योंकि अभी तक आपने ज्यादा बोला नहीं, इसलिए बहुत आपका सुनना जरूरी है हमारा यहाँ पे। वेलफेयर स्टेट होता है, स्टेट जो है हमारा वो लोक कल्याण के लिए होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इसके लिए होती है कि आखिरी आदमी तक भी फायदा पहुंचे किसी भी योजना का, किसी पॉलिसी का। आपको लगता है कि इस मुल्क की हुकूमत ने अब तक ये काम किया है? ये पेपरों में ज्यादा होती है, देखने में कम ही आती है, मैं तो नहीं समझता। तो मैं भी एक इसी देश का वासी, मैंने तो कभी कोई अपने लिए कोई फायदा वाली चीज देखी नहीं, ना ही कोई हमारे पास आया। ठीक है, ठीक है सर, ये तो एक बात रही। इस बजट को 10 में से आप कितने अंक देंगे एक नागरिक के तौर पर? 7 आउट ऑफ 10। अब डॉक्टर प्रत्युष नंदन अपनी बात कह सकते हैं आप जी। मैं तो मैडम यहाँ बैठी हैं कांग्रेस की, उन्होंने मनमोहन सिंह का जो बड़ाई किया, इस पर सबसे पहले मैं एक कमेंट देना चाहूँगा। मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स 22 साल से चल रही है इस देश में जी। 22 साल में 9 साल इधर और 5 साल वित्त मंत्री के रूप में, 14 साल खुद इनके हाथ में रहा है जी जी, पूरी व्यवस्था को अपने अनुसार चलाने का, जो काफी बड़ा समय होता है। जो उस वक्त जन्म लिया होगा वो आज नौकरी के तलाश में है, 22 साल का हो गया, वो पढ़ाई पूरी कर चुका है। क्या बेरोजगारी बढ़ा है या घटा है जी? कितना पूंजी लगा और कितना मुनाफा बाहर गया? मैं सांसद महोदय से पूछना चाहूंगा कि वो इस पर एक सवाल क्वेश्चन संसद में उठाए कि टोटल कितना पूंजी इस दौरान हमारे देश के अंदर आया और वो कितना मुनाफा ले गए जी? किस तरह के उद्योग लगे? क्या पेप्सी कोला पीने से देश का विकास होता है जी? अमेरिका की कंपनी कौन सी सड़क बनाई, कौन सा स्टेशन बनाया हमारा, कौन सा हवाई अड्डा बनाया, उसमें पैसा लगाया? पेप्सी कोला में लगाया, चिप्स में पैसा लगाया, उसकी कंपनी यहाँ खुल रही है। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह के आने के वक्त, मैं पटना से आता हूँ, पटना में मोहल्ले मोहल्ले नमकीन भंडार थे, हर चौक चौराहे पर, सारे बंद हो गए। गली के अंदर भी अंकल चिप्स बिक रहा है, लेज बिक रहा है, कुरकुरे बिक रहा है। तो इस तरह का इकोनॉमिक्स पूरी तरह से देश में बेरोजगारी फैलाने वाला, देश को जो आत्मनिर्भर हो रहा था, खुद से शोध करके हमारा देश, जब मनमोहन सिंह का इकोनॉमिक्स नहीं आया तो पूरे देसी सवारी, चाहे मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कार पर सवारी करता था। आज तमाम विदेश की गाड़ियां इस देश में चल रही है। एक एक चीज जो हम यहाँ कलम से लेकर के, जूता से लेके, चप्पल से लेके, हर चीज विदेशी यहाँ बाजार में। तो किस तरह की सफलता हम पा रहे हैं लोग मना रहे हैं कि खुशी मना रहे हैं कि मनमोहन सिंह का ये इकोनॉमिक्स ने देश को यहाँ तक पहुँचा दिया। कुछ लोगों, अभी जो फिल्म समीक्षक महोदय भी जो बोल रहे थे कि देश में गरीब रह गए या अमीर रह गए, इन्होंने देश को नहीं देखा है। देश सिर्फ दिल्ली में और शहरों में नहीं है, देश गांव में है। गांव में अभी भी 3/4 लोग निवास करते हैं जहां बिजली नहीं है, एसी की बात तो छोड़ दीजिए, जहां सड़क नहीं है जी। तो मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स पूरी तरह से फेल कर गई है, इससे तुरंत छुटकारा लेना चाहिए। हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम समाजवादी राष्ट्र की कल्पना करते हैं की ओर ले जाएंगे, लेकिन आज 22 वर्षों में हमारा पूरा देश एक पूरी तरह से कैपिटलिस्ट देश बन गया है। आपकी चलिए, आप जेडीयू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
आपने बहुत सारे गंभीर नहीं, मैं आरोप लगाए। जदयू की ओर से नहीं बोला, मैं आम नागरिक की ओर से भी मैं बता रहा हूं कि 22 वर्षों में देश कहां चला गया है। अग्रवाल एक साहब, कैपिटल जो समाजवादी राष्ट्र की कल्पना हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, हम उसकी ओर बढ़े या उसके पीछे हटे हैं? आज हम बहुत प्रासंगिक पूरा सवाल तरह आपने से उठा दिया है। बिल्कुल। देश का इकोनॉमिक्स, दो बातें आपकी विदेशी बहुत को महत्वपूर्ण खुश है। करने के लिए, विदेश के पूंजीपतियों को आगे फायदा पहुंचाने के लिए, और देशी पूंजीपतियों के 60 गांठ से बजट बनाते हैं। दो बातें कैसा देश बना रहे हैं? दो बातें आपने इस बहुत पर महत्वपूर्ण विचार कही। करना दो होगा। बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण और कही। लोहिया जी और दीनदयाल जी का नाम इन्होंने लिया, जेपी का नाम लिया। मैं इनके बात से सहमत हूं कि उन्होंने जो भारत की, गांधी जी ने जो कल्पना की थी, वो भारत कहाँ है? देश के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति आज कहाँ है? उस तक इकोनॉमिक्स का पैसा कहाँ पहुंच रहा है? एक बजट 16 लाख करोड़ का है, प्रति व्यक्ति 13,332 रुपया आता है इस पर। जी, क्या 13,332 रुपया प्रति व्यक्ति को सरकार टैक्स के रूप में जो ली है उसको रिटर्न दे रही है कि नहीं दे रही है? इस पर भी विचार इस चैनल पे होना चाहिए। सत्यम है। देखिए, ऐसा है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ जिस तरह के कुतर्क, मैं समझती हूँ कि इसको तर्कहीन नहीं, बिल्कुल तर्कहीन। देखिए, उस डाटा के साथ बता रहा हूँ, आप कुछ आंकड़े हैं, इसको झुटलाइए नहीं। देखिए, आंकड़े आपके पास होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल जमीन पे देखिए, भारत नहीं बनता। देखिए, आप किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, डॉक्टर लोहिया की बात करते हैं, ग्राम की बात करते हैं। पहले आज पास कोई काम नहीं है मैडम। पूरे देश भर में, चाहे वो नक्सली इलाके हों, चाहे वो सुदूर जंगलों के इलाके हों, वहां भी 2-4 हजार रुपए के लिए भी लोग तड़प रहे हैं। उनके पास काम नहीं है। आज गांव में लोग दिन भर बैठ के ताश खेल के गुजारते हैं। पहले हमारे देश की आबादी 70-75 1-8 किलो चावल बना करके पेट भर ले रहे हैं। लोगों का पेट भरा हुआ है, इसलिए इस देश में खून खराबा नहीं हो रहा है। नहीं तो जो बेरोजगारी का आलम है, और इस मनमोहन सिंह की सरकार ने और मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स ने देश में बेरोजगारी को इस हद तक बढ़ा दिया है कि आज कोई भी देश का युवा अगर 30 साल तक हाथ पर हाथ धर के बैठे काम का इंतजार करता रहेगा तो देश विकास नहीं कर सकता। देश का जो प्रोडक्टिव सबसे बड़ा जो यूथ होता है, उसको 21 साल से लेके 30-35 साल तक का समय होता है, और वो हाथ पर हाथ धर के बैठ के रोजगार खोजने में बिता रहा है। आप किस तरह की इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं? किस तरह आप उस वक्त जो लोगों का बेरोजगारी दर था और आज के बेरोजगारी दर में बहुत बड़ा अंतर है। आप किस तरह का इकोनॉमिक्स चला रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आप जिस समय की बात कर रहे हैं कि गांव की बात कर रहे हैं, गांव की बात कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल बात करिए कि जहां गांव में पहले कोई पैदल चलते थे आदमी, आज उनका बच्चा, गांव के ग्रामीण का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा मोटरसाइकिल पर चलता है। अगर ऐसा नहीं है तो मजदूर मोटरसाइकिल पर चलता है? नहीं, क्यों? टोटल कितना मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन है बिक्री है इस देश में? देश की आबादी 121 करोड़ जनता है। एक गांव में 5 मोटरसाइकिल से ज्यादा नहीं है, और एक गांव में 5,000 लोग रहते हैं। कभी तो एक साइकिल भी नहीं थी। आज गांव में देखिए, झाड़ू लगाने वाला से जेब में मोबाइल रखता है। पैसे, अगर उसका देखिए विकास नहीं हुआ तो कहां से इतना और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मोटरसाइकिल मिल गया है। जी दत्ता साहब जी, लोगों को मोटरसाइकिल मिल गया है। ये बहुसंख्यक लोग के पास आज काम ज्यादातर नहीं है। बहुसंख्यक लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। उनके बिल्कुल डॉक्टर नंदन, दत्ता साहब की बात सुन लेते हैं। आजकल गांव नहीं रह गए, वो भी शहर जैसा ही माहौल हो चुका है उनका। वहाँ भी आज हर एक गांव में पश्चिमी टीवी उत्तर प्रदेश के आसपास के गांव को देख रहे हैं। सर, मैं सारा देश बिहार, झारखंड, असम करने वाला सारा देश को नहीं देख रहे हैं आप। हमें सारा देश देखना पड़ेगा। देखेंगे उसके भी जेब में मोबाइल देखेंगे। हर एक के जेब में मोबाइल है आज, हर एक जगह मोबाइल है। मोबाइल 200 रुपया में मोबाइल आ गया है। आप बात सही की। राजेंद्र अग्रवाल जी की बात सुन रहे हैं यहाँ पे। क्या आप इनके आरोपों से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल। घर में गाँव में कच्चे घर रहे ही नहीं है, सब घर पक्के बन गए। बिल्कुल। 2-3 मंजिले देखा है। क्या हर एक के घर में गाड़ी आ गई है? क्या डॉक्टर इकोनॉमिक्स, कोई किसान, कोई जमीन वाला खुद खेती नहीं करता, मजदूरों को बुला के खेती करता, आराम से बैठता है। आप आराम दुनिया की बात कोई कर लड़का रहे हैं। मैं आज की दुनिया की बात। हाँ, आज की दुनिया की पता नहीं है। आंखों देखी कौन सा किसान मजदूर को बुला रहा है? गाँव से ही व्यक्ति जो घटी है, नक्शा बदल गया। हमारे गाँव में आपको नहीं पता है मैडम, प्रति व्यक्ति 20 वर्षों में जोत की भूमि घटी है। हमने जो देखा, पास भूमि इतना नहीं है कि वो परिवार को मैं कोई किसी पार्टी से एक व्यक्ति
व्यक्ति के पास ज्यादा जमीन है वो मजदूरों को बुलाता है। नहीं सर, ऑलमोस्ट मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा गांव में जाके। हम लोग तो शूटिंग करने जाते हैं, गांव ढूंढने जाते हैं, हमें कच्चे घर नहीं मिल रहे हैं आजकल, हमें सेट लगाने पड़ते हैं। आप गए हैं कौन से गांव में गए, किस प्रदेश में गए हैं? हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर हम 1947 दिखाने भारत नहीं है जहां आप जाते हैं। नहीं, मुंबई, दिल्ली और मद्रास के आसपास के गांवों में जाके देख लेने से भारत नहीं होता है। नहीं, भारत बहुत बड़ा है। भारत बहुत बड़ा है, तो उस वहां की सरकार को समझना चाहिए। इंदिरा आवास ने कितने लोगों का घर बनाया है? तो परदेशी राजेंद्र अग्रवाल जी परदेशी सरकार को नहीं समझता है। विपक्ष में भी है प्रदेश में सरकार है। डॉक्टर नंदन और डॉक्टर बजेंद्र दत्ता जी, एक मिनट यहाँ पे राजेंद्र अग्रवाल जी बैठे हुए, बहुत वरिष्ठ सांसद है और बहुत वरिष्ठ राजनेता भी है और विपक्ष में भी है। सबसे बड़ी बात तो ये, डॉक्टर नंदन, आपका चार्ज ये है कि मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स फेल कर गई है, गांव में रोजगार नहीं है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ फ्लॉप कर गया है और खासकर पिछले 14 वर्षों में जो कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करना चाहा, उनके अर्थशास्त्र ने करना चाहा, वो सब उल्टा पड़ गया है और देश की जनता में बहुत रोष है, बेरोजगारी बढ़ी है, सारे चार्जेस सही हैं सर अग्रवाल साहब? नहीं, देखिए, एक तो आज का जो विषय है जी, उससे थोड़ा सा बाहर का विषय है निश्चित रूप से, लेकिन मूल विषय यही है कि इकोनॉमिक्स फेल कर गई। मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, और ये बड़ा विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, मैंने खाली इतनी बात कही, मेरा जो अपना मत है, मनमोहन जी योग्य अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने 1991 में वित्त मंत्री के नाते जब इकोनॉमी को ओपन अप किया जाना चाहिए था। हम तो हमेशा से ओपन अप करने के पक्षधर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ओपन अप किया गया था वो मजबूरी के अंदर, एक बात। दूसरी बात यह है, ओपन अप करने के बाद हमारे पास दो रास्ते थे। एक, हम अपने दम पर, अपने सामर्थ्य के दम पर देश को आगे बढ़ाते, हमारे पास उसका ज्ञान था, हमारे पास उसका जो है जानकारी थी, हमारे पास गांधी का दर्शन था, हमारे पास बहुत बड़ी ऐसी पूंजी थी दर्शन की, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते थे। उसके स्थान पर मनमोहन सिंह जी ने पश्चिम का, विशेषकर अमेरिका का अनुसरण करने का रास्ता चुना, अंधानुकरण। हाँ, उसमें से कुछ फायदे हुए, लेकिन कुल मिलाकर के जिस अंधी गली के अंदर आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है, आज आप देख रहे हैं, जो ओबामा हैं यहाँ पर जब आए थे, मुझे वो भाषण याद है, मैं वो जो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था आज से लगभग 4-3.5 साल पहले, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें आपके मार्केट्स चाहिए, हमें आपकी खेती चाहिए। उन्होंने साफ साफ मांग की है। रिटेल के अंदर उन्होंने एफडीआई की अनुमति मांगी थी और खेती के अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी की अनुमति मांगी थी। उनको अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हमारे मार्केट्स चाहिए और हम उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके अनुसार ही चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये मनमोहन जी की जो इकोनॉमिक्स है उसका दोष है। और मैंने छोटा सा एक संदर्भ दिया था, जब बीच में एनडीए की सरकार आई, एनडीए की, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, उसकी सीमा के अंदर नहीं आएगा ये, बहुत मेरे पास उदाहरण उस बात के कि एनडीए की सरकार ने अमेरिका के दबाव में आने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। एटम बम का विस्फोट किया, सैंक्शंस लगे, हम तब भी हमने रास्ता नहीं बदला, हमने कहा लगाइए आप सैंक्शन, हम अपने सामर्थ्य के आधार पर खड़े होंगे और इसलिए हमने अपनी सामर्थ्य को जगा करके उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का। डॉक्टर नंदन ने एक चार्ज लगाया कि क्या हम समाजवादी राष्ट्र बन रहे हैं, जो हमारी डेफिनेटली नहीं बन रहे हैं, डेफिनेटली नहीं बन रहे। तो इसमें क्या आपका योगदान? देखिए, यदि आज भी मैं इस बहस में नहीं जाता, हमारे जो डॉक्टर दत्ता कह रहे हैं या रोहित कह रहे हैं, वो दोनों की बातें ठीक होंगी, लेकिन एक आंकड़ा है जिसको सरकार भी मानती है, आज भी देश के अंदर लगभग 40% व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे है जी। तो ये इंडेक्स है, ये इंडिकेटर है ये जी। और यदि किसी देश का 40% गरीबी की रेखा से नीचे है तो उस देश को हम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं मान सकते, सुखी नहीं मान सकते, आत्मनिर्भर नहीं मान सकते। भले उस देश के अंदर ऐसे लोग भी हों जो 350 करोड़ का गिफ्ट अपनी बीवी को दे देते हों। बिल्कुल, तो ये जो डिस्पैरिटी बढ़ी है, ये बिल्कुल अलग चीज है और ये समाजवाद तो बिल्कुल भी नहीं आया है इसके अंदर। और जो हमारी भारत की भी जो कल्पना है, जिसमें हम सबको सुख दे दें, अंत्योदय की जो कल्पना है, गांधी जी ने कहा कि जब भी आप कोई नीति बनाओ तो जो बिल्कुल सबसे गरीब व्यक्ति आखिर में खड़ा हुआ है उसको जरा निगाह में रखो, उसको ध्यान में रख करके सोचो कि क्या मैं जो नीति बना रहा हूं उसके हित में है, अहित में। ये जो ताबीज, बड़ा प्रसिद्ध ताबीज है गांधी जी का, हमने उसका अनुसरण नहीं किया और इसलिए आज हम खुद ऐसे संकट में फंसे हुए हैं। मुझको लगता है कि पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था पर, अर्थनीति पर सोचने की आवश्यकता है, पर आज की बहस का विषय नहीं है। आज का बहस का विषय केवल बजट है। बजट की दृष्टि से जो बातें थी, बजट पे जो एलोकेशन हुआ उस पर हमने बात की, लेकिन जब ये समग्र रूप से सोचा जाएगा अग्रवाल साहब, तो ये विषय आएंगे कि चूंकि ये सब अर्थशास्त्र का हिस्सा है, विषय के लिए बनाया जाता जी, कि आखिर हमें वेलफेयर कितना हो रहा है हमारे स्टेट का, आखिर हम आखिरी हिस्से को, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, जिसके बारे में आपने गांधी जी का कोट किया और जिसको मैं भी कह रहा था गोपाल दत्ता जी से, कि आखिरी आदमी को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? निस्संदेह नहीं मिल रहा जी, नहीं मिल रहा।
ये अंतर, ये खाई बड़ी है, बहुत बड़ी है। मैंने क्या इसकी जिम्मेदारी लेगी कांग्रेस सत्याग्रह? देखिए ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, पहले 70 करोड़ 75 करोड़ की आबादी होती थी, आज 121 करोड़ से भी ऊपर की आबादी है इस देश की, और उसके लिए प्लानिंग करना और जितना भी हमारे सीमित संसाधन होते हैं उसके विकास की उपलब्धियां हासिल करने के लिए और उसके जो सुपरिणाम है उसका लाभ पूरे गांव-गांव तक पहुंचे, इस बात का प्रयास हमेशा सरकार का रहा। दूसरी बात, मैं राजेंद्र अग्रवाल साहब का बहुत अदब के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो पश्चिमी देशों के दबाव में काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और जहां तक ओबामा जी का सवाल है कि ओबामा जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा, क्या बात, हर मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने मुल्क की बात को ध्यान में रखता है, जैसे हम भी अपने मुल्क की बात को ध्यान में रखते हैं। देखिए दूसरी बात, जो डॉक्टर ये उस वक्त जब 91 की बात कर रहे हैं, उससे पहले तो सभी पार्टियां खत्म होकर कांग्रेस के खिलाफ एक दल बना था, जनता पार्टी, और उसमें ये चल भी नहीं पाए। दूसरे वक्त 91 में की जो बात कर रहे हैं, उस वक्त देश की हालात इतने खराब थे कि हमारा देश का आयात निर्यात का संतुलन इतना बिगड़ा हुआ था और उसको सही पटरी पर लाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। तो इस तरह के आरोप लगाना मैं समझती हूँ कि उचित नहीं है। चलिए, कि इस बजट को कितने अंक देंगी आप 10 में से? इस बजट को तो मैं पूरे ही अंक दूंगी, बिल्कुल। अग्रवाल साहब, चूंकि समय बहुत कम है इसलिए आपकी एनालिसिस यहाँ जाननी बहुत जरूरी। 10 में से आप कितने अंक देंगे इस बजट को? 3। डॉक्टर नंदन? 1। चलिए, तो बिल्कुल तस्वीर आपके सामने है। बहुत सारी बातें हमने की आज इस पूरी चर्चा के दौरान। हमने कृषि क्षेत्र पर बात की, हमने बात की कि मनरेगा को जो धन दिया गया है या ये योजना कितने काम की है, धन इसके कितने काम का है। हमने बात की कि अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए जो धन मुहैया कराया है इस बजट में चिदम्बरम साहब ने, वो कैसा है, और बजट को हमने अंक भी दिलवाए। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि इस बजट की एक विशेषता ये है कि महिलाओं के लिए पहली दफा महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं को आर्थिक समृद्धि के लिए जो बैंकिंग में स्थान दिया है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। और अगर आप ये कहें कि 10 में से 11 अंक देंगे तो हम 11 दे सकते हैं। 10 में से 11 की बात है कि ये काम पहली बार क्यों हुआ जी, इसको पहले होना चाहिए था। आपने तो सोचा भी नहीं, हमने सोचा, सुझाव दिया तो सही। मैडम 50% महिलाएं होती है, 16,000 करोड़ का बजट है, उसमें 8,000 करोड़ महिलाओं को ये विषय देखने वाली बात है। डॉक्टर नंदन, समय का अभाव दिया है, समय का अभाव है, नहीं मिल सकता। 1 मार्क्स भी मैंने इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने बिहार को स्पेशल स्टेटस वाले रास्ते पर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया, पूर्वी क्षेत्रों का बैकवर्डनेस का जो थोड़ा सा उन्होंने ख्याल रखा है, इसीलिए एक अंक दिया। महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट नहीं बन पाती। बिहार का पैसा जो सड़क निर्माण के लिए दिया दूसरे मदों में खर्च किया जाता है, पहले अपने इस विषय पर और बहस होनी चाहिए थी, लेकिन आपने अच्छा विषय उठाया। बहुत धन्यवाद आपको सत्याग्रह ने स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदन समाजवाद की परिभाषा और डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स को यहाँ पर आकर फेल करार देने के लिए। आगे अगर इस प्रकार की कोई चर्चा होगी तो हम जरूर आपका ये पक्ष रखेंगे कि क्या हम समाजवादी राष्ट्र की परिकल्पना पर कहीं भी आगे बढ़े हैं या नहीं। लेकिन आज बजट की जो विशेष चर्चा हुई, हमने आपको एक एक बात बारीकी से बताने की कोशिश की, जितनी हमारी क्षमता थी और जितने हमारे मेहमानों ने सहयोग किया। आप सभी का बहुत आभारी हैं इस विषय को समझने में और समझाने में मदद करने के लिए। आज के इस बजट के विशेष प्रस्तुतिकरण में इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।